Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the presidential reference के पर्सपेक्टिव से है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के द्वारा गवर्नर को टाइम बाउंड मैनर के अंदर में अपने डिसीजन के बारे में कहा गया कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा कोई बिल उनको सेंड किया जाता है तो एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर में उनको अपना डिसीजन है वो लेना होगा। तो आप देखिए कि प्रेसिडेंट के पास में पावर है आर्टिकल 143 के थ्रू कि सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर के रिगार्डिंग में जो ओपिनियन है वो मांगा जा सकता है। तो उसी मैटर के रिगार्डिंग में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है वो किया गया, क्या किसी जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनको टाइमलाइन बाउंड के रिगार्डिंग में डिक्टेट है वो किया जा सकता है। तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी जो पार्टीज हैं उस केस के रिगार्डिंग में उनसे अपना ओपिनियन है वो मांगा गया है। उसी के हियरिंग प्रोसेस के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सॉलिसिटर जनरल, उनके द्वारा कहा गया कि जो एनजीएसी का जो केस है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो केस है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, आप देखिए कि इस केस को फोर्थ जज केस के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओपिनियन ये किया गया था कि जो जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उनके ऊपर जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव का किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस है वो नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए कि जो 3 ऑर्गन्स हैं वो सेपरेटली अपना वर्क को कैरी आउट करें, किसी भी तरीके से जो टर्फ वॉर का सिचुएशन है वो ना क्रिएट हो। तो एनजीएसी जजमेंट को रेफरेंस मानते हुए यहाँ पे भी जो लेजिस्लेटिव का जो डोमेन है उसके अंदर में जुडिशरी के द्वारा इंटरवेन है या जो एनक्रोचमेंट है उसको यहाँ पे ना कैरी आउट किया जाए। तो आप देखिए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा अब ऑब्जर्व ये किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरीके से कंटिन्यूस अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो बिल है जिसके रिगार्डिंग में कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का आप देखिए कि पावर है कि सुप्रीम कोर्ट का एक रोल है कि उनके द्वारा तो कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए। और स्टेट का जो गवर्नमेंट है आप देखिए कि पीपल्स का जो विल है जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूट हुआ करता है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ पे मैंडेट है वो रिसीव होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। एक तो आपको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट को अपना जो जजमेंट है वो डिलीवर करना होता है। आप देखिए कि काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट है उसको डिलीवर करने से डिनाई भी यहाँ पे कर सकता है, अपना ओपिनियन को बताने से डिनाई उनके द्वारा किया जा सकता है। क्या ये जो प्रोसेस है हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के इस्टेब्लिशमेंट आने से पहले भी हुआ करता था इस तरीके से रेफ़र करने के रिगार्डिंग में? तो यस स्टूडेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, उसके अंदर भी इस प्रैक्टिस का आपको जो इस्टेब्लिशमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। क्या यहाँ पे जो जजमेंट अगर डिलीवर किया गया तो क्या वो बाइंडिंग प्रोसेस में होता है? तो आप देखिए कि बाइंडिंग है वो नहीं हुआ करता है, वन काइंड ऑफ ओपिनियन का एक प्रोसीजर है, किस तरीके से ओपिनियन है वो मांगा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो 15 अगस्त का जो एड्रेस था प्राइम मिनिस्टर सर का, तो उनके द्वारा जीएसटी के रिफॉर्म के बारे में, जीएसटी का जो रेशनलाइजेशन प्रोसेस है उसके बारे में कहा गया था। आप देखिए कि आरबीआई का भी जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि हमारे यहाँ पे जो एवरेज जीएसटी पे किया जाता है वो 11 पॉइंट कुछ परसेंटेज है। तो 11% एक यहाँ पे एवरेज जीएसटी है अगर हम सभी जो गुड्स हैं उनको यहाँ पे एवरेज को कैरी आउट करें। तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के द्वारा क्या रिफॉर्म करने के बारे में कहा गया कि यहाँ पे जो 2 स्लैब्स हैं उनको एग्जिस्टेंस में लाया जाए। एक तो आप देखिए कि 5% का जो स्लैब है वो यहाँ पे लाया जाए और 12% के स्लैब से मैक्सिमम जो आइटम्स हैं उसको इसके अंदर में ट्रांसफ़र है वो कर दिया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक 18% के स्लैब के बारे में कहा गया है और इसमें कौन से स्लैब से जो आइटम्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा? 28% से। या सभी आइटम्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा? सभी को नहीं किया जाएगा, अराउंड 90% के आसपास ट्रांसफ़र होंगे। बाकी जो सिन गुड का एरिया है उसको 40% का जो कैटेगरी है उसके अंदर में रखा जाएगा। मीन्स जो आप देखिए कि जिनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, लोग आप उनको लग्जरी वे के अंदर में यूज किया करते हैं सिन गुड्स को। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जीएसटी का जो सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है, 2 रेट का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया जाएगा वो बेनिफिट है वो यही यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा आप देखिए कि स्टेट्स के रिगार्डिंग में कंसर्न भी रेज किया गया कि स्टेट्स को जो रेवेन्यू का जो लॉस है वो हो सकता है।
तो स्टेट्स को जो रेवेन्यू का लॉस होगा उनको कंपनसेट है वो यहाँ पे किया जाए। स्टेट्स का आप देखिएगा ऑलरेडी डिमांड है कि फाइनेंस कमीशन के थ्रू उनको मोर जो फाइनेंस है वो डिवोल्व किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मोर उनका डिमांड है। लास्ट टाइम जो फाइनेंस कमीशन था उनके द्वारा 1% है उसको डिक्रीज किया गया था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को यूटी के रूप से कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था लास्ट फाइनेंस कमीशन के द्वारा। लास्ट जो फाइनेंस कमीशन था वो किसके द्वारा हेड किया गया था? अरविंद पनगड़िया के द्वारा हेड किया गया था या एनके सिंह के द्वारा? तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आप लास्ट फाइनेंस कमीशन के जो हेड हैं वो कौन थे और इस फाइनेंस कमीशन को किनका लीडरशिप के अंदर में बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जीएसटी काउंसिल भी आपको पता होना चाहिए। जीएसटी जो काउंसिल है वो क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 279 ए के थ्रू उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। किसके द्वारा जीएसटी काउंसिल को हेड किया जाता है? जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा हेड किया जाएगा। और स्टेट्स को आप देखिए कि 2/3 का जो वोटिंग पावर है वो जीएसटी काउंसिल में हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो आप देखिए कि रसिया के विजिट के लिए गए हैं। रसिया के विजिट के दौरान में उनके द्वारा कहा गया कि कभी यूएस के द्वारा हमारी कंट्री को कहा गया था कि ग्लोबल जो एनर्जी सिक्योरिटी का एरिया है उसके अंदर में स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में रसिया के साथ में जो क्रूड ऑयल का जो परचेज है वो हमारे कंट्री के द्वारा कैरी आउट किया जाए। और अभी आप देखिए कि उनके द्वारा हमारे कंट्री के अगेंस्ट में जो आइटम्स हैं उनके अगेंस्ट में जो टैरिफ है उसको इंक्रीज किया है। 50% का जो टैरिफ यहाँ पे इंक्रीज हुआ। कल भी हमने देखा था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिगार्डिंग में कहा है कि टैरिफ इंक्रीज होने की वजह से जो ग्रोथ है उसको इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसका भी यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। हमारे कंट्री को जो अल्टरनेटिव यहाँ पे जो एग्रीमेंट्स हैं उनको साइन करने का ज़रूरत है, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर है जिसको एक्सपोर्ट प्रमोशन के रिगार्डिंग में सपोर्ट वहाँ पे हो सके, अदर कंट्रीज़ के अंदर में हमारा जो मोर एक्सपोर्ट है वो कैरी आउट हो सके। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा कहा गया कि रसिया के साथ में ऑयल परचेज करने का उनका डिसीजन था। इंडिया ऑलरेडी आप देखिए कि काफ़ी कम हमारा जो ट्रेड है वो रसिया के साथ में हुआ करता था। जो 39 बिलियन है जो अब प्रेजेंट समय में 13 बिलियन है वो 39 बिलियन के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। और मेजरली आप देखिए कि हाइड्रोकार्बन है, जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं वो इसका मेजरली यहाँ पे रोल हुआ करता है। इंडिया के अंदर तो एक रिफाइनरी भी है जहाँ पे रसियन जो कंपनी है उनका काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग था, उसके द्वारा रिफाइनरिंग करते हुए उसको यूरोपियन मार्केट के अंदर में सेल किया जाता था। एलएनजी का आप देखिए कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वही इसका मेन सोर्स हुआ करते थे, रसिया उनको एलएनजी है वो सप्लाई करता था। तो बेसिकली कुछ रिसेंटली जो डेवलपमेंट है ऑयल सेक्टर के रिगार्डिंग में, यहाँ पे इंडिया और रसिया रिलेशन के बारे में भी डिस्कशन है वो हुआ है कि S-400 नाम का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में जो रोल प्ले किया गया, जो बचे हुए जो उनके पार्ट्स हैं वो भी रसिया के द्वारा डिलीवर किए जाएं आने वाले समय के अंदर में। इसके अलावा हमारे कुछ इंडियन पर्सन हैं जिनको कि जॉब के फ्रॉड की रिगार्डिंग में वहाँ पे ले जाया गया था और फिर उनके द्वारा आप देखिए कि जो आर्मी है, जो प्राइवेट आर्मीज काफ़ी वर्क किया करती हैं रसिया के अंदर में, एक वैगनर नाम का भी ग्रुप था 2 ईयर बैक, वो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था। तो जो आर्मीज हैं उनके द्वारा उनको डिप्लॉय कर दिया गया था रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान में, तो उन पर्सनस को जो रिटर्न है वो किया जा सके उसके भी डिसीजन यहाँ पे लेने का ज़रूरत है। आप देखिए कि इंडिया चाइना के जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हुए हैं। लास्ट ईयर रसिया के अंदर ही एससीओ का समिट हुआ था, कहाँ के अंदर में, कजान में वो समिट ऑर्गेनाइज हुआ। अभी चाइना के भी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आके गए हैं, काफ़ी सारे एरियाज़ में डिस्कशन हुआ है। तो चाइना के जो एनवॉय हैं, जो उनके एम्बेसडर हैं, उनके द्वारा कहा गया है इंडिया को इस तरीके से साइलेंस को कैरी आउट नहीं करना चाहिए। जो यूएस के द्वारा जो इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में जो टैरिफ लगाया गया है डब्ल्यूटीओ के, वहाँ पे इसको चैलेंज करने का ज़रूरत है। डब्ल्यूटीओ का जो ट्रेड के प्रिंसिपल्स हैं उसको ये वायलेट करता है। इस तरीके से आप देखिए कि 50% जो टैरिफ है उसको यहाँ पे इंक्रीज है वो किया जाना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आधार कार्ड के बारे में है। आसाम का जो गवर्नमेंट है उनका डिसीजन है कि आने वाले समय के अंदर में नए जो आधार कार्ड हैं उनको नहीं इशू किया जाएगा। आप देखिए कि लीगल माइग्रेशन है वो यहाँ पे एक रीजन है। इलीगल वे से हमारे जो नाइबर एरिया से जो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं, तो उनको यहाँ पे डिटेक्ट करने के रिगार्डिंग ये उनका डिसीजन है कि अक्टूबर के समय से नए जो आधार कार्ड हैं वो नहीं इशू होंगे। आधार कार्ड आप देखिए कि कितने डिजिट का नंबर हुआ करता है, क्या ये
15 डिजिट का नंबर है या 12 डिजिट का नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए ओरिजिनली डिजिट के बारे में। कि आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है, तो आप देखिए कि आपके भी आधार कार्ड के ऊपर में लिखा हुआ है कि आधार कार्ड जो है वो सिटीजनशिप का जो प्रूफ है वो नहीं है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको ऑब्जर्व करना अपने आधार कार्ड को। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या स्टूडेंट जो आधार कार्ड सिटीजनशिप का भी प्रूफ नहीं है, नंबर्स आपको पता होना चाहिए। इसके द्वारा आधार कार्ड है वो इशू किए जाते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके द्वारा आधार कार्ड हैं वो इश्यू हुआ करते हैं। चिल्ड्रंस के आप देखिए कि आधार कार्ड हैं वो डिफरेंट हुआ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक सिक्किम के अंदर में आप देखिए कि एक कलेक्ट्रेट है जिसका काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट के रूप से देखा गया है कि वहाँ पे जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो संडे के डे कलेक्ट्रेट ऑफिस के वहाँ से सेल कर दिए जाते हैं। आर्टिसंस हैं, स्मॉल जो फार्मर्स हैं, तो उनको बेनिफिट है वो रिसीव होता है। तो वन काइंड ऑफ एक यहाँ पे पॉजिटिव इनिशिएटिव है। आप इसको जो सिविल सर्विस का जो रोल है उसके रूप से ऐड कर सकते हो। इस तरीके से जो यहाँ पे जो चेंजेज लाने का कोशिश किया गया है सिक्किम के उस एरिया के अंदर में। सिक्किम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का ऑर्गेनिक स्टेट है, ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस है वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, डल लेक के वहाँ पे वाटर गेम्स हैं, जो हमारे खेलो इंडिया के अंदर में जो वाटर गेम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया गया। कंट्री के डिफरेंट पार्ट से स्टेट्स का जो टीम है उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और टारगेट क्या है कि ओलंपिक के जो गेम्स ऑर्गेनाइज होंगे, ओलंपिक कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा स्टूडेंट्स, लॉस एंजल्स के अंदर में ओलंपिक ऑर्गेनाइज होगा, यूएस के अंदर में। तो आप देखिए कि ओलंपिक गेम्स के अंदर में हमारा जो वाटर स्पोर्ट्स का एरिया है वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो, परफॉर्मेंस हमारा बूस्ट हो। क्या स्टूडेंट जो डल लेक का एरिया है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी फेमस लेक है टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से, तो जो डल लेक का एरिया है क्या ये रामसर साइट का पार्ट है? क्या जो हमारा जो रामसर कन्वेंशन होता है जो वेटलैंड्स के रिगार्डिंग में, कि डल लेक का जो सिटी है, डल लेक जो है वो रामसर साइट का पार्ट है या नहीं है, या बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें गोदावरी रिवर के बारे में है, वाटर लेवल राइज किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गोदावरी रिवर के बारे में पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर में जो नासिक का एरिया है वहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट करती है। महाराष्ट्र के अंदर में कहाँ से? नासिक के पास से। नासिक के पास में कौन सी जगह है? त्र्यंबकेश्वर। नासिक के पास में कौन सा जगह है? त्र्यंबकेश्वर, वहाँ से ये राइज करता है। एक बेसिक क्वेश्चन है कि हमारा जो काफ़ी सारी रिवर हैं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में ओरिजिनेट वेस्टर्न पार्ट्स में करती हैं और उनका जो ड्रेनेज है वो ईस्टर्न पार्ट में आपको मिलेगा। तो क्या रीजन है? हमारा जो पेनिनसुलर एरिया है वो टिल्ट होने की वजह से, थोड़ा झुकाव होने की वजह से उसका एक रीजन है। कौन कौन से स्टेट से गोदावरी पास करती है? महाराष्ट्र से पास करती है, त्र्यंबकेश्वर नासिक ओरिजिनेट करेगा, फिर तेलंगाना है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर आप देखिए कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का भी एरिया है जहाँ से ये रिवर है वो पास करती है। अब जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो बॉर्डर एरिया है जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है अल्लूरी सीतारामा राजू, वहाँ पे वाटर लेवल राइज हुआ, ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ पे रहा करती हैं और उन फैमिलीज़ को इवैक्यूएट है वो किया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि आप देखिए कि यहाँ पे जो नाम है डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? अल्लूरी सीतारामा राजू। अल्लूरी सीतारामा राजू हमारे एक इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर हैं। गांधी के जो आइडियाज़ हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ करते थे, बट उनके द्वारा एक रिवोल्ट भी कैरी आउट किया गया था। इनको आप देखिए कि अल्लूरी सीतारामा राजू को मन्यम वेरुडू के नाम से भी जानते हैं। मन्यम वेरुडू मीन्स कि फॉरेस्ट का यहाँ पे वीर है, फॉरेस्ट का एक ग्रेट वॉरियर है। तो मन्यम वीरुडू के नाम से भी इनको जाना करते हैं। इनका कुछ समय पहले जो स्टैचू है उसको भी इनोग्रेट है वो किया गया था। केरल हमारे इंडिया का स्टेट है जिसमें मैक्सिमम डिजिटल लिटरेसी है, डिजिटल वर्क है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि ये इस तरीके से एक एग्जाम्पल है जो आप अपने आंसर्स के अंदर में यूज कर सकते हो कि केरल का जो डिजिटल लिटरेसी है वो वहाँ पे इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है 130, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया पार्लियामेंट के अंदर में, और जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको वो सेंड कर दिया गया है जिसके अंदर में उसको क्लोज बाय क्लोज एग्जामिन किया जाएगा। क्या है जो बिल है? जो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना होगा कि पीएम है, सीएम है और जो मिनिस्टर्स हैं चाहे सेंटर के हों या स्टेट के हों, अगर उनको 30 डेज के लिए डिटेंड कर लिया गया है तो उनको पोस्ट से जो रिमूव है वो किया जाएगा पॉलिटिकल मोरलिटी के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए किस तरीके से चेंजेज किया गया। बट यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो रेज ये होते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं उनका वर्किंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है,
पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप से अगर इसको यूज किया गया तो वैसे तो बिल तो आप देखिए कि काफ़ी पॉजिटिव है कि यहाँ पे जो क्रिमिनल पर्सन है जिनके ऊपर सीरियस क्राइम के चार्जेज हैं वो अगर कस्टडी के अंदर में हैं तो उनको पोस्ट से रिमूव किया जाएगा पॉलिटिकल मोरलिटी के रिगार्डिंग। बट अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का मिसयूज हुआ, पॉलिटिकल वेंडेटा का यहाँ पे यूज किया गया, तो आप देखिए कि ये इम्पैक्ट कर सकता है सेंटर स्टेट रिलेशन को भी। काफ़ी बार ऐसा सामने आया है कि स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनको सेंटर का जो एजेंसी है वो अरेस्ट करती हैं काफ़ी अलग अलग केसेज के अंदर में, और बाकी बाद में आप देखिए कि कोर्ट के अंदर में वो प्रूव है वो भी नहीं होता है। जिसमें हमारा जो सीबीआई नाम का इंस्टीट्यूशन है उसको कैग्ड पैरेट के रूप से ऑलरेडी ऑब्जर्व किया गया है कोर्ट के ही द्वारा। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो फेडरल प्रिंसिपल्स हैं उनको अंडरमाइन करने का ज़रूरत नहीं है इस प्रोबेटी के रिगार्डिंग में, कि उनको प्रिंसिपल्स को अगर हम अंडरमाइन करेंगे तो आप सेंटर स्टेट रिलेशन के रिगार्डिंग में जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो किया गया है आप देखिए कि लोयन टेल मकेक के बारे में। जो हमारा वेस्टर्न घाट का एरिया है वहाँ पे ये जो लोयन टेल मकेक हैं वो रहा करते हैं। मकेक का मतलब क्या होता है? लंगूर। बेसिकली मकेक का मीनिंग होता है। तो एक बेसिकली वैसे तो आप देखिए कि आर्बोरियल हुआ करते हैं कि पेड़ों के ऊपर में ही आर्बोरियल होते हैं, पेड़ों के ऊपर में ही ये रहा करते हैं। बट इनका जो प्रेजेंस है एक रोड एरिया के अंदर में शो किया गया है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि इनका बॉडी के ऊपर में ब्लैक फर हैं वो पाए जाते हैं। बॉडी के ऊपर में क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? ब्लैक फर हुआ करते हैं। इनका जो फेस एरिया है वहाँ पे आपको ग्रे एंड सिल्वर कलर का जो मेन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो फेस एरिया के अंदर में ग्रे और सिल्वर कलर का जो मेन है वो क्रिएट होता है। ग्रे और सिल्वर कलर का मेन होता है। कहाँ पे रहा करते हैं? ट्रॉपिकल जो मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, जो मानसून फॉरेस्ट हैं या ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पे इनका प्रेजेंस हुआ करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि डे के समय में ये एक्टिव होते हैं तो इनको डायोडनल के नाम से जानते हैं। और आर्बोरियल हैं। आर्बोरियल मीन्स कि ये पेड़ों के ऊपर में ही अपना मैक्सिमम टाइम है वो बिताते हैं। IUCN स्टेटस है वो क्या है? IUCN स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड है। और स्टूडेंट्स हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर भी इनको शेड्यूल 1 के अंदर में प्रोटेक्ट है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे श्रीलंका के बारे में है। श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका का एरिया है जिसको कि हम जाफना के नाम से जानते हैं, तो वहाँ के जो लोगों का डिमांड है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका को डीमिलिटराइज है वो किया जाए। क्योंकि 2009 के समय में जो आप देखिए कि जाफना के अंदर में जो एक सेपरेट स्टेट का जो डिमांड था, जिनको कि ईलम के नाम से हम जानते हैं, ईलम के नाम से हम जानते हैं, और उनका एक आर्मी भी होता था लिट्टे, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम। तो लिट्टे नाम का जो ग्रुप है उसको, उसके हेड को असैसिनेट कर दिया गया था 2009 के समय में। अब उस एरिया को डीमिलिटराइज है वो किया जाए। टू मच मिलिटराइजेशन का जो प्रेजेंस है वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि 1956 के समय में श्रीलंका एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को पास करता है, और जो सिंगाली जो लैंग्वेज है, सिंगालीज जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। तमिलियन लैंग्वेज जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में रहा करते थे, उस तमिलियन पॉपुलेशन का आप देखिए कि कंटिन्यूस एलिनेशन होता है, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो या एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर हो। फिर सिविल वॉर का सिचुएशन क्रिएट होगा तो उसी एरिया को डिमिलिटराइज करने का यहाँ पे डिमांड है। मानसून सेशन एंड हुआ है तो हमारे जो हेड हैं, जो स्पीकर हैं लोकसभा के, जो राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने कहा है कि मानसून सेशन का इस वर्किंग देखते हुए हमको इंट्रोस्पेक्शन का ज़रूरत है कि क्यों यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोटेस्ट वो होने लगा है। सेंट्रल का जो गवर्नमेंट है उनका भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंसेंसस है उसको डेवलप किया जाए। तो स्टूडेंट्स ये मानसून सेशन के बारे में था। एक आप देखिए कि जो हमारे यहाँ पे जो गैम्बलिंग के रिगार्डिंग में जो बिल्स देखने के लिए मिलते हैं, गैम्बलिंग के रिगार्डिंग में जो गेम देखने के लिए मिलते हैं उनको भी रेगुलेट करने के रिगार्डिंग में एक बिल है वो लाया गया था। जब हाउस का आप देखिए कि एडजर्नमेंट होता है और एडजर्नमेंट के अंदर में टाइम ना बताया जाए तो उसको एडजर्नमेंट सिन डाइन के नाम से जानते हैं। फिर प्रोरोगेशन है उसको कैरी आउट किया जाता है। हाउस का जो सेशन है वो आर्टिकल 85 के अंदर में मेंशन है कि किसी भी 2 सेशन के अंदर में 6 मंथ का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए, मोर देन 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए।
वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिगार्डिंग में अपोजिशन के जो कैंडिडेट हैं, फॉर्मर जो जज हैं, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल किया है। रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल हुआ करते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के। अल्टरनेटिव बेसिस के ऊपर में इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड है वो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक एमपी का जो वोट है उसका एक ही वैल्यू है यहाँ पे, चाहे एमपी राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, या आप देखिए कि एमपी इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। रेड क्रॉस नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा कहा गया है कि इजराइल के द्वारा जिस तरीके से गजा स्ट्रिप के अंदर में जो अटैक्स किए गए हैं वो एक इंटॉलरेबल सिचुएशन के अंदर में है। वहाँ का जो ऑफेंस है वो काफ़ी यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर में ऑफेंस को बताया गया। फिर आप देखिए कि नॉर्ड स्ट्रीम नाम का जो पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम क्या है? नॉर्ड स्ट्रीम है रसिया से जर्मनी के लिए जो जर्मनी के लिए पाइपलाइन है, जो एलएनजी गैस है वो सप्लाई हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स, रसिया से जो जर्मनी का जो पाइपलाइन है उसके अंदर में जो डैमेज क्रिएट हुआ था, उस पाइपलाइन के डैमेज के बारे में एक पर्सन को बताया गया है कि उनके द्वारा डैमेज है वो किया गया था इटली के अंदर में। पाइपलाइन का नाम क्या है? नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का नाम है, ज़रूर से आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम के वहाँ पे जो असाइलम सीकर्स हैं उनके नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। यूएस के बारे में है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया गया है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर लीडर हैं जिनको कि बेल यहाँ पे ग्रांट किया गया है टॉप कोर्ट के द्वारा। फिर आप देखिए कि रसिया के बारे में है कि वहाँ पे यूरोपियन जो फोर्सेज हैं उनका डिप्लॉयमेंट हुआ है यूक्रेन के अंदर में, जो कि अनएक्सेप्टेबल, उनके द्वारा उसको एक्सेप्ट है वो नहीं किया जाएगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।